वीटो में कोई अगर एक भी ऐसा वोट कर दे कि मुझे ये डिसीजन पसंद नहीं आया तो पूरा का पूरा डिसीजन रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वहीं नोटा में अगर नोटा जीत भी जाए हाईएस्ट वोट के साथ तो भी उसे जीता नहीं माना जाता। What happens if Nota gets the highest votes in a constituency? Nobody has the answer. 2004 में एक पिटीशन डाली गई थी PUCL के द्वारा, जिसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कम से कम नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन नियत तो देखो इंप्लीमेंट करने वालों की कि नोटा को इंप्लीमेंट तो किया गया लेकिन बिल्कुल लाचार बना के कि उसको कोई पावर ही नहीं दी गई। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में इंदौर में नोटा को कुल 2,18,674 वोट मिले थे, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट टू नोटा था। इंदौर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि नोटा को 46,000 वोट मिले। अगर नोटा की अवेयरनेस हमने हर एक नागरिक तक इंडिया की पहुंचा दिया तो नोटा करप्शन को जड़ से मिटा सकता है। इसमें इतनी पावर। जिनको नहीं पता नोटा क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि नोटा के द्वारा आपको एक ऑप्शन दिया जाता है आपके बैलेट बॉक्स में, जहां पर आप वोटिंग करने जाते हैं कि अगर आपको ऊपर में से कोई भी अगर नेता आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा को प्रेस करके ये बता सकते हैं कि आपको एक भी नेता पसंद नहीं है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपको कोई भी नेता पसंद नहीं आ रहा है या कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही है तो आपको मजबूरन किसी न किसी एक पे वोट करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन था ही नहीं। बट नोटा इंट्रोड्यूस होने के बाद आपके पास कम से कम एक ऑप्शन आया है कि आप नोटा को क्लिक कर सकते हैं अगेंस्ट एनी ऑफ द पॉलिटिशियन जो कि आपको पसंद नहीं है। नोटा का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो होता है नन ऑफ द अबव, कि ऊपर में से आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है अपने वोट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नोटा की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई होगी कि इंडिया से करप्शन को मिटाने के लिए या भ्रष्ट नेताओं को इलेक्शन से दूर रखने के लिए नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटा का इंट्रोड्यूस होना प्योर आपके राइट टू प्राइवेसी के पॉलिसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और पूरी जानकारी को हासिल करते हैं ताकि आप अवेयर रहो अपने इस अधिकार से जो कि इंडिया में एज एन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास अवेलेबल है। PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल राइट्स के लिए हमेशा लड़ती आई है। इन्होंने एक पिटीशन डाली जो सीधा चैलेंज करता था सेक्शन 5(2) को ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, जिसमें गवर्नमेंट को यह परमिशन थी कि गवर्नमेंट बिना किसी के परमिशन के पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए किसी का भी टेलीफोन इंटरसेप्ट कर सकती थी। मतलब गवर्नमेंट को अगर किसी तरह की कोई भी पब्लिक सिक्योरिटी के चलते किसी का भी फोन इंटरसेप्ट करना पड़ता था तो वो बिना उसको बताए या बिना किसी लीगैलिटीज के कोर्ट के परमिशन के वो आराम से उसको इंटरसेप्ट करके उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकती थी। PUCL ने सीधा इसी को ही चैलेंज किया था कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। और इसी पिटीशन में हाईलाइट करते हुए PUCL ने बोला था कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर सकती है, इसीलिए इसको हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इसका काउंटर करते हुए बोला ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हमें इसका राइट चाहिए होता है वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं जब हमें इस पावर को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, और अगर हम लीगैलिटीज में फंसे रहे और तब तक अगर क्राइम हो गया तो अथॉरिटीज को ही ब्लेम किया जाएगा। ऐसा कहते हुए गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस पॉइंट को काउंटर किया था सुप्रीम कोर्ट में। इन सब को सुनने के बाद 18 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है और वो ये है कि सेक्शन 5(2) बरकरार रहेगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पूरी परमिशन होगी कि वो किसी का भी फोन इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जिससे किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी राइट रिवोक ना हो। और वो गाइडलाइंस थे ये 3। नंबर 1, इंटरसेप्शन सबसे पहले जस्टिफाइड होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हो। एग्जांपल के तौर पे पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे इंटरसेप्शन कैन बी अलाउड। सेकंड, कोई भी फोन टैप करने से पहले आपको जुडिशियल परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत होगी। और थर्ड, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए फॉर द रीजन कि आप किसी का फोन टैप क्यों कर रहे हो, ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए एज अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गवर्नमेंट के तरीकों को क्रिटिसाइज भी किया था कि पास में उन्होंने जिस हिसाब से इंटरसेप्शन को प्रोसेस किया था उनके तौर तरीकों पे कोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसके चलते एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर गाइडलाइंस बनाया गया जिसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ फोन टैपिंग के केस में नहीं बल्कि और भी जितने सब्सिक्वेंट लॉज थे जो कि प्राइवेसी एंड कम्युनिकेशन के अंडर आते थे उन सब पे इन गाइडलाइंस को लागू करने की बात तक कही गई। इतना ही नहीं, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ फोन टैपिंग तक अगर इस गाइडलाइंस को सीमित रखा जाता तो ये अनफेयर रहता। तो कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आने वाले जितने भी एडवांसमेंट होंगे टेक्नोलॉजी में उन सब पे इन गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा, खासकर डिजिटल प्राइवेसी में जिसमें इंटरनेट तक इंक्लूड था।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन सब के बीच में नोटा कहाँ गया। ये तो सारा राइट टू प्राइवेसी एक्ट के ऊपर ये सारी कहानी चल रही है। तो कहानी शुरू होती है नोटा की यहाँ से। हुआ क्या, 2013 से पहले जब तक नोटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक जनता के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो अगर किसी नेता को पसंद नहीं कर रहा है उस बैलेट बॉक्स के अंदर तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर पाता, क्योंकि आपके बैलेट पेपर के अंदर कोई भी ऐसा नोटा का ऑप्शन होता ही नहीं था। तब जनता के पास दो ऑप्शन बचते थे, एक तो वो वोट ना करे, जो आज भी होता है कि बहुत लोग सोचते हैं यार सारे तो एक ही जैसे हैं, हम किसको वोट करें इसलिए वोट नहीं करेंगे, तो कौन डालने जाएगा। और दूसरा ऑप्शन उस टाइम पे होता था कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस का रूल 49O, जिसके अंदर आपको एक फॉर्म मिलता था और उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता था कि आपको इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए आप किसी को भी वोट नहीं कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो सबको। और यहीं से गेम शुरू होता है PUCL का अगेन। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज अगेन 2004 में एक पिटीशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में और ये आर्गुमेंट करती है कि इस तरीके से फॉर्म को फिल करना ये किसी भी इंसान के राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया कि उसने सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है और ये उसके लिए एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू सीक्रेसी एंड राइट टू प्राइवेसी किसी भी इंडिविजुअल की बिल्कुल भी नहीं रह जाती। जिसके चलते 27 सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट अगेन एक रूलिंग पास करता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपना डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट आराम से शो कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विद मेंटेनिंग ऑल द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी। और इस डिसीजन के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 मेजर फाइंडिंग्स दिए थे। नंबर 1 कि नोटा किसी भी इंडिविजुअल को सीक्रेट तरीके से अपना डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार देता है, जिससे वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकता है विदाउट किसी को बताए। सेकंड, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, जिसके चलते कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग किसी भी नेता को पसंद नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, तो वो नोटा को यूज करके अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक सीधा ऑप्शन खुल जाता है कि हाँ अब वो भी वोट कर सकते हैं, भले ही वो किसी कैंडिडेट को वोट ना देना हो, उनके अगेंस्ट ही हो। और थर्ड, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को सीधा मजबूर करता है अपने कैंडिडेट्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कि जो कैंडिडेट जनता के लिए काम करेगा सिर्फ उनको ही टिकट दिया जाए, ना कि किसी को भी टिकट दिया जाता है बेसिस ऑन n नंबर ऑफ थिंग्स। इसके चलते नोटा को फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था 2013 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। For the 5 state assembly elections in November, voters will have the option of rejecting their candidates. Supreme Court today held that voters have the power to reject contesting candidates. इन 5 स्टेट में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, और इसके बाद सीधा ये 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी जनता को प्रोवाइड कर दिया गया था पैन इंडिया। लेकिन ये सब करके हुआ क्या, आपको बताऊं क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मजाक। क्योंकि नोटा आपके बैलेट बॉक्स पे रहेगा तो सही, लेकिन इसका असर किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर पूरा प्रांत मिलके नोटा को जिता भी दे, सबसे हाईएस्ट वोट मिल जाए अगेंस्ट ऑल द कैंडिडेट्स जो कि उस पर्टिकुलर पोलिंग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, फिर भी नोटा जीता हुआ नहीं माना जाएगा, बल्कि जो कि सेकंड हाईएस्ट वोट प्राप्त करेगा उसको जीता हुआ माना जाएगा। Nota does not guarantee dismissal of the winning candidate. It only gives negative feedback. सीरियसली, मतलब इतना मजाक तो आज तक शायद हमारे साथ कभी और कहीं हुआ भी ना हो। लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज हैं जैसे कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, यहाँ पर अगर नोटा जीत जाता है तो री इलेक्शन कराए जाते हैं बकायदा, और होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि इसका पर्पस ही क्या है, नन ऑफ द अबव। साफ इससे पता लग रहा है कि हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी जीतना नहीं चाहिए। और अगर कोई जीतना नहीं चाहिए तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया में जो सेकंड हाईएस्ट वोट ला रहा है वो जीत जाता है? तो फिर नन ऑफ द अबव को जिताने का क्या मतलब हुआ? क्या ये हमारे साथ चीटिंग नहीं है? अगर हमने किसी प्रांत पे इनमें से किसी कैंडिडेट को नहीं जिताया जो कि ईवीएम में थे, तो क्यों सेकंड हाईएस्ट को जिताया गया? ये साफ साफ डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन डाली गई है राइटर शिव खोड़ा जी के द्वारा, जिसमें साफ प्ली ये किया गया है कि अगर नोटा जीतता है तो उस केस में री इलेक्शन होना चाहिए। और इससे भी बड़ी खुशी की बात आपको पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी है और इसके लिए ECI को एक नोटिस भी भेजा है कि इस पिटीशन पे गौर किया जाए। इस पिटीशन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये आप लोगों को शायद अवेयर कर पाए, जागरूक कर पाए कि आने वाले टाइम में शायद नोटा हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है, जिनका इस्तेमाल आप एज अ हथियार कर सकते हो इन करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट।
पॉइंट नंबर 1, नोटा को नोटा ना माना जाए, उसे अजीवित यानी नॉन लिविंग कोई एक बटन ना माना जाए, उसे एक फिक्शनल कैंडिडेट माना जाए। मतलब वो एक कैंडिडेट है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो होगा और वो जीतेगा, और अगर जीतेगा तो उसको ही जीता माना जाएगा क्योंकि वो एक फिक्शनल कैंडिडेट माना जाए, ऐसा प्ली में डाला गया है पिटीशन के अंदर। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इस प्ली में जो डाला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट नोटा से भी कम वोट लाता है उस प्रांत के अंदर, तो उसे कम से कम 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने में बैन कर दिया जाए, जो कि बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग पास कर दी गई। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस प्ली के अंदर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटा को बहुत ज्यादा अवेयरनेस इसके ऊपर फैलाने की कोई भी प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया। इसको सिर्फ नोटा के एज अ बैलेट बॉक्स पे ही रख दिया गया कि जिसको दिख रहा है वो दिखे, इसको प्रमोट नहीं किया गया। तो इसको प्रमोट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व होना चाहिए और इसे मैसिव तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। खेड़ा साहब ने एक और पॉइंट उठाया जो कि रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन के अंदर हुआ था 2014 में, जहां पर सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध जीता हुआ मान लिया गया था क्योंकि उसके अगेंस्ट सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। खेड़ा जी का साफ कहना था कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर कोई कैंडिडेट उनके अगेंस्ट है भी नहीं तो उन्हें जीता क्यों माना जाए। अगर नोटा ईवीएम के अंदर है तो क्या पता नोटा उस टाइम पे जीत जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिफ्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि इससे पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना सीरियसली अपने कैंडिडेट का नाम घोषणा करती है बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स, जिससे उनके ऊपर एक प्रेशर रहे कि जनता मेरे कैंडिडेट को बकायदा रिजेक्ट कर सकती है और हम 5 साल के लिए इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में इस चीज को सुना गया और बकायदा ECI को नोटिस भेजा गया है कि इस पिटीशन पे अपनी राय रखे। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई रूलिंग आ गई जिसमें ECI को बता दिया गया कि ये सारी चीजों का नोटा में इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो आप यकीन मानिए ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। जो कि हम इतने सालों से, आजादी के 75 साल हो गए, हम करप्शन को आज तक नहीं मिटा पाए, शायद वो एक कदम इस पिटीशन से हमें मिल जाए, क्योंकि इसके बाद जनता के पास एक बहुत बड़ी पावर होगी कि सिर्फ हम नेताओं को जिताते नहीं है, उनको हरा भी सकते हैं, बकायदा उनको इलेक्शन से बाहर भी रख सकते हैं। और एक बार अगर हमने ये मैसेज इन पॉलिटिशियंस तक पहुंचा दिया, इन पार्टीज तक पहुंचा दिया जो कि लिप्त रहते हैं करप्शन में ऑल टाइम, तो आप यकीन मानिए उनके पैरों से जमीन तक हिल जाएगी कि अब अगर करप्शन किया या फिर कुछ भी ऐसा किया जो कि जनता के अगेंस्ट हो, तो वो हमें नेक्स्ट टाइम ना ही सिर्फ वोट देगी बल्कि हमारा इलेक्शन भी रद्द करा सकती है। ये खौफ हम उनके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हर एक हिंदुस्तानी तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल के अंदर मेरा मोटिव रहेगा किसी भी तरीके से जनता को उस लेवल तक जागरूक करना जिसमें वो पॉलिटिशियंस के हर कदम को अपने कंट्रोल में कर पाए। अब से नेता जो है वो हमसे ऊपर ना रहे, वो हमसे नीचे रहे। नेताओं की मनमानी और नेताओं की दादागिरी को हम जड़ से खत्म करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू, जो कि तभी पॉसिबल होगा जब इस चैनल का हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो, हर गांव, हर प्रांत तक, हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचेगा, जिसमें हेल्प करेंगे आप, मेरी और हम दोनों मिलके इंडिया को दोबारा उस सोने की चिड़िया के मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी कल्पना आपने, मैंने और उन शहीदों ने की है जिन्होंने इंडिया को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत तक दे दी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खुलासे के साथ जिसमें हमें जागरूकता का एक और नया लेवल मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।